नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रिजवान अली कोटी। हम आपका स्वागत करते हैं रिजवान भाई। और सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे आपने शायद अभी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान भी दिलाया है कि ओबीसी की सूची में केंद्र और राज्य सरकार में विसंगति है। वो है क्या मुद्दा? सर, अभी बीच में कुछ दिनों पहले मुझसे मुस्लिम समाज के शेख और मुकेरी मकरानी समुदाय के कुछ लोग मुझसे मिले थे, जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिन जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की जो ओबीसी सूची है और जो केंद्र सरकार की ओबीसी सूची है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। यानी कि जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी मानती है, कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें केंद्र सरकार अपनी ओबीसी सूची में शामिल नहीं किए हुए। जब मैंने उसका थोड़ा अध्ययन किया तो निकल कर के आया कि मध्य प्रदेश की लगभग 32 ऐसी जातियां हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की लिस्ट में ओबीसी में शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में वो शामिल नहीं है। और इस विषय को लेकर के हम थोड़ा मुखर हुए हैं और हमने राज्य सरकार को जो है अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि ताकि भविष्य में किसी भी होने वाली बड़ी परेशानी से इन जातियों को बचाया जा सके। ये जो जातियां हैं इनके ओबीसी में नहीं है, जो जातियां जी केंद्र सरकार की, उसमें जी। ऐसी कौन कौन सी जातियां? सर, जैसे मुख्य तौर पे जैसे मुस्लिम समाज में शेख हैं, मुकेरी हैं, मकरानी हैं। ऐसे ही जो है अगर दूसरे हिंदू समुदाय से देखी जाए तो सोंधिया हैं। और ऐसे करके कुछ और जातियाँ, एक लंबी फहरिस्त है, 32 लगभग 32 जातियाँ हैं ऐसी। उनमें ये एक बड़ा परेशानी बनी हुई है कि उपापो की स्थिति है कि साहब ये प्रदेश की सूची में है लेकिन ये केंद्र सरकार की सूची में गायब है, तो भविष्य में कोई बड़ा जो है इसके लिए परेशानी ना बन जाए। केंद्र सरकार जब ये बोलती है वन नेशन वन इलेक्शन, तब उसके पास ये मुद्दा क्यों नहीं होता है कि जब हम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सूचियां हैं ओबीसी की या किसी भी तरह की, उनमें एक समानता हो जाए, उस पर विचार नहीं करती और लगातार ये घोषणाएं होने लगती हैं कि ओबीसी के साथ ये होगा, ओबीसी के लिए हम ये करने जा रहे हैं, और बहुत सारी उनको झुंझुने पकड़ाए जाती हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में बहुत सारी विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं। उन्हें दूर किए बिना एक अच्छे भारत की कल्पना, एक बेहतर भारत की कल्पना शायद मुश्किल है। और रिजवान भाई ने जो मुद्दा उठाया है, आपने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा, जी। उस पत्र में आपने और क्या क्या जिक्र किया? जी, देखिए क्या है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना जो है प्रस्तावित है। और निश्चित तौर पे जातिगत जनगणना का काम केंद्र सरकार का होता है। जो जातिगत जनगणना के लिए जो भी फॉर्म्स बनेंगे उसकी ड्राफ्टिंग केंद्र सरकार को करनी है। अब हो गई परेशानी वहां कि जब केंद्र सरकार ड्राफ्ट करेगी अपने प्रोफार्मा को और वो प्रोफार्मा लेकर के अधिकारी कर्मचारी जब घर घर पहुंचेंगे, तो उस ड्राफ्टिंग में संभवतः जो हमारा अनुमान है, जिसको लेकर के हम ओबीसी वर्ग की समस्या को लेकर चिंतित हैं, वो ये है कि साहब जब वो पहुंचेंगे तो हो सकता है वो जातियां जो राज्य सरकार की ओबीसी सूची में है लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में नहीं है, तो उस प्रोफार्मा में शायद वो जातियां गायब होंगी। जब वो जातियां गायब होंगी तो उस समय क्या स्थिति होगी? वो स्थिति उपाभोग की स्थिति होगी। अधिकारी कर्मचारी भी निर्णय लेने की जो है भूमिका में नहीं होंगे। फिर वहां पर एक बड़ी असमंजस्य वाली स्थिति क्रिएट होगी। और उसी असमंजस्य से बचने के लिए हमने वर्तमान में सरकार को अवगत कराया है कि आप इसको जो है सुधार कर लें। क्योंकि एक परेशानी और भी है, खासतौर से युवा वर्ग में जो इन जातियों से बिलोंग करते हैं, कि वो मध्य प्रदेश में तो ओबीसी सूची में है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, चाहे वो प्रवेश हो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, चाहे वो राज्य की नौकरियों में हो, उन्हें तो वहाँ आरक्षण मिलता है। लेकिन जो केंद्र सरकार के संस्थान हैं, जो चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे ऐसे सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या नौकरियां हैं, उनमें इन जातियों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता क्योंकि वो केंद्र सरकार की सूची से गायब है। रिजवान भाई, मुद्दा आता है कि ये जो मुद्दा है, जिस तरीके से ओबीसी की विसंगति का जब बात आती है, तो सरकार में बहुत समय तक कांग्रेस भी रही। तो ये मुद्दा कांग्रेस के शासन में उस समय पर क्यों नहीं उठाया गया? सर, हो सकता है कि उस समय कुछ चीज़ें छूटी हों शायद, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने जो है प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और ये आज उन्हीं के दबाव का जो है प्रभाव है कि सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो सकी है। राहुल गांधी जी हमेशा जो है सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर काम करते आए हैं और उनका कहना है कि जितनी आबादी उतना हक। और इसी सिद्धांत पे काम करते हुए उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया और अंततः सरकार
जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। ये उन्हीं के ही जो है दबाव का प्रभाव है कि सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। भाई, जिस तरीके से संविधान बचाओ का एक मुद्दा आया, जी। संविधान की रक्षा करने की बात की, राहुल गांधी ने उठाई ये बात, लेकिन इसके पहले भी सरकार में वो थे और संविधान भी था। तो ये मुद्दे को लेके कि राज्य और केंद्र सरकारों में दोनों में विसंगति है ओबीसी के मामले में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक जिम्मेदारी तो बनती है। सर बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनती है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा अभी बीच में इस बात को बिल्कुल कहना चाहिए कि हृदय खोल के स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग के साथ पूर्ववर्ती सरकारों को आज करना था वो नहीं हो सका, लेकिन हम उसको अब करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए, मुद्दा सामने है, खुला हुआ है। अभी जबलपुर में आपने इसको लेके एक पहल शुरू की है, जी। तो आपने अभी राज्यसभा सांसद और यहाँ के सांसद इन लोगों से भी मुलाकात की क्या? सर अभी हमने मुलाकात नहीं की है। हमने अभी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो है एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित किया है कि अगर जो चूंकि प्रोफार्मा लगभग मेरा अंदाजा है कि सरकार की प्रक्रियाएं अंडर प्रोसेस होंगी, वो काम कर रही होंगी इन पे, तो उस पर सुधार कर लिया जाए ताकि उस समय स्थिति कुछ असामंजस्य की ना बने। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि मामला जो है ये संसद से जुड़ा हुआ है, संसद को ही ये काम करने हैं जो जातिगत जनगणना की हैं, तो हमने ये तय किया है कि आगामी जब भी राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य श्री विवेक कृष्ण तनखा जी जबलपुर आएंगे, हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ में जो लोकसभा के हमारे सांसद हैं आशीष दुबे जी, निश्चित तौर पे हम उनसे भी मुलाकात करेंगे क्योंकि ये किसी एक पार्टी से ज़्यादा बढ़कर के जो है ये आम जनमानस का मुद्दा है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में जो है पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग जो रहते हैं और उनमें भी 32 जातियां प्रभावित हो रही हैं, तो ये छोटी संख्या नहीं है। तो निश्चित रूप से हर प्लेटफॉर्म पर हम इसको लेकर के जाएंगे और अभी हम उन समाजों के बीच में भी जाएंगे जो समाज के लोग इस जो है गड़ मिस्टेक की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, हम उनको भी जाएंगे, उनको भी अवेयर करेंगे कि वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि सरकार अगर जानबूझकर अगर इनको छोड़ रही है तो भी वो सचेत हो जाए और अगर वो सरकार से किसी प्रकार की गलती हो रही है तो सरकार उसको भी सुधार कर ले। रिजवान भाई, सुमित्रा वाल्मीकि भी राज्यसभा सांसद है जबलपुर से जी। और वो उसी वर्ग को बिलोंग भी करती जी। हैं। जी। तो उनसे भी आप अगर बात करते हैं तो उनको भी आप कॉन्फिडेंस? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज़ आपने अच्छी बता दी मुझसे ये चीज़ छूट रही थी। सुमित्रा वाल्मीकि जी से भी मुलाकात करेंगे। मैंने कहा कि हमारे लिए पार्टी एक्चुअल में ये जो है ये हर विकास के मुद्दे से परे है। विकास सर्वप्रथम है, लोगों का विकास जो है ज़रूरी है। अगर इसके लिए हमें किसी भी स्तर पे जाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पे हम मुलाकात करेंगे। सुमित्रा वाल्मीकि जी से भी हम मुलाकात करेंगे। हमारे पास ये तो जबलपुर का भी सौभाग्य है कि हमारे पास 3 सांसद हैं, 2 राज्यसभा के हैं, 1 लोकसभा के हैं, तो हमारा जो है पक्ष निश्चित रूप से और मजबूत हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। दोस्तों, हमें अपने तरह से युवाओं के हितों को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक समतावादी समाज की कल्पना जब की जाती है, सबको समानता का हक की बात की जाती है, तो निश्चित है कि देश में ओबीसी वर्ग की जो सूची है उसमें भी एक रूपता आए, ताकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ भी ओबीसी वर्ग है, उनके हर व्यक्ति को वो हक मिले जो केंद्र सरकार देना चाहती है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। रिजवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।